सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। मौलाना फजल रहमान साहब के आज़ादी मार्च और मौलाना साहब के मुतवक्के धरने, क्योंकि अभी तक इस पे इबहम नजर आ रहा है कि मौलाना साहब का धरना होगा, मौलाना साहब आकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो वाज़ेह नहीं हो पा रही थी। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून क्या मौलाना साहब को 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए लॉकडाउन की हद तक कायल कर लेगी, या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मौलाना कायल कर लेंगे कि वो धरना देंगे और उठेंगे या नहीं उठेंगे? सबसे पहले जरा मैं चाहूंगा आपको सुनवाएं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने इसके बारे में आज क्या कहा कि हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। हम यहाँ आ रहे हैं, ये हमारा फैसला होगा कि हम कितने दिन यहाँ रहेंगे। 1 दिन रहेंगे, 1 महीना रहेंगे, 4 महीना रहेंगे, ये हमारा फैसला होगा। राइट जी। और इसी धरने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी आज समाअत हुई और समाअत की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। और उस समाअत में उन्होंने सवाल किया कि क्या जो लोग धरना देना चाहते हैं या जो लोग यहाँ पे एहतजाज करना चाहते हैं, क्या उन्होंने इसकी इजाज़त ली या नहीं ली। बगैर इजाज़त कोई धरना नहीं दे सकता, ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के। और एजाज शाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी ये कहा कि एक तो मौलाना साहब आएंगे नहीं, उनको लग रहा है कि मौलाना साहब नहीं आएंगे, लेकिन अगर मौलाना साहब आए तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। क्या ये मौलाना साहब की भलाई में उन्होंने बात की है या मौलाना साहब के लिए कोई धमकियामेज अल्फाज है? लेकिन सूरत हाल अब जैसे जैसे 27 अक्टूबर करीब आ रहा है, सूरत हाल दिलचस्प भी हो रही है, सूरत हाल में सनसनी भी पैदा हो रही है और सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता भी चला जा रहा है। रहबर कमेटी के भी फैसले हैं, 4 मुतालबात हैं, उस पर मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। मेरे साथ जो ऑनरेबल मेहमान मौजूद हैं, नासिर खान साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका बहुत शुक्रिया। शुजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और राना मुबशिर साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। आपका भी राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप ही से आगाज़ करता हूँ। ये जो एजाज शाह साहब ने कहा कि एक तो आएंगे नहीं मौलाना साहब, और अगर आए तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। देखिए जी, एजाज शाह साहब को मैं आई विल टेक एजाज साहब वेरी सीरियसली। रीज़न बीइंग कि जब आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऑफिस में बैठे होते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो सब जगह से आ रही होती है, और सारी इंटेलिजेंस आउटफिट्स जो होती है वो आपको, सारी एजेंसीज आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दे रही होती है। उसमें ISI भी होती है, उसमें सॉरी IB भी होती है, उसमें स्पेशल ब्रांच भी होती है, सारी चीज़ें पूल इन होके उनके सामने आ जाती है। नाउ मौलाना साहब आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे ख्याल में मौलाना साहब को आ ही जाना चाहिए। रीज़न बीइंग कि मौलाना साहब अगर नहीं आएंगे ना तो इट्स कुड बी अ सिचुएशन फॉर मौलाना साहब। मौलाना साहब जो भी फेस सेविंग करेंगे ना कि जी मैं आना चाहता था, ये सिचुएशन होगी, या कोई भी एक्सक्यूज़ उनके सामने आएगा, या वो कोई भी एक्सक्यूज़ लोगों को देंगे, या अपने साथ जो सो कॉल्ड इत्तेहाद हुआ है उनका दूसरी अपोजिशन की जमातों का, अगर वो उनको कोई भी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे ना तो पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय इट। लोग उनकी ये कोई भी एक्सक्यूज़ जो है उसको बाय नहीं करेंगे, नंबर 1। सो मेरे ख्याल में मौलाना साहब आ जाए वो बहुत बेहतर है। मौलाना साहब के लिए, अपने लिए बेहतर है, मौलाना साहब की पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए बेहतर है, मौलाना साहब की एक फेस सेविंग भी हो जाएगी। लेकिन इनके अपने अंदर जो है ना वो कॉन्ट्रडिक्शन है, JUIF के लोगों के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी रिसेंटली 2-3 रोज पहले मैंने PTV में एक शो किया, मेरे साथ एक JUIF के साहब थे मौजूद। उन्होंने कहा जनाब कि हम लोग उस वक़्त तक बैठेंगे जिस वक़्त तक इमरान खान साहब इस्तीफ़ा नहीं दे देते। नाउ आज आपने जो क्लिप सुनाया उसमें डिफरेंट सिचुएशन है। सो एक पेज पे मुझे नज़र नहीं आते ये लोग, यहाँ तो इनको ब्रीफ नहीं किया गया कि कहना क्या, या एक और भी सिचुएशन हो सकती है कि आप कंफ्यूज करके रखें लोगों को कि जनाब हमने, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमने कितना अरसा रहना है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सिचुएशन आपने सामने रखी, ठीक है,
वहाँ पे अभी तक क्यों नहीं कोई चीज़ गई सामने कि जी हमें परमिशन दी जाए? इसलिए नहीं दी गई कि जनाब वो चाहते ही हैं कि जनाब वहाँ से टर्न डाउन ना हो जाए। अगर टर्न डाउन होने की सिचुएशन, राणा साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो परमिशन, राणा साहब जो परमिशन लेनी है, JUIFA ने जो परमिशन लेनी है अपने धरने के लिए, वो परमिशन हाई कोर्ट से नहीं, वो परमिशन के लिए तो ये DCO को या जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत इमरान खान साहब की है, बिल्कुल क्या इमरान खान साहब का DC या कमिश्नर इजाजत देगा धरने की? मेरा नहीं ख्याल कोई इजाजत मिल सकती है, पहली बात तो ये है। और अगर मिल भी जाए तो वो मिलेगी एट द 11th आवर, आखिरी वक्त पे जाके अगर इजाज़त मिलेगी तो उसमें जो प्लान B मौलाना साहब कहते हैं उनके पास है, या प्लान C उनके पास है, वो उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कहा जाएगा कि जनाब आप 7 दिन पहले या 10 रोज़ पहले ये लीजिए आपकी परमिशन है, आप आ जाएं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे ख्याल में हुकूमत जो है उसको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है, उसका भी इम्तिहान है इस वक्त। इम्तिहान इसलिए है कि उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा अपने लोगों को, जिनका वो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि जनाब हम लोग वोट लेके आए हैं और लोगों के वोट लेके आए हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि इनकी गवर्नेंस जो है वो बहुत ठीक है, इंटैक्ट है, वो बिल्कुल जनाब अपनी ग्रिप रखते हैं, मजबूत है उनकी ग्रिप। लेकिन मौलाना साहब अकेले आ नहीं सकते, ये भी बात याद रखें। मौलाना साहब अगर कहा जाए कि मौलाना साहब इज टेकिंग दिस डिसीजन ऑन हिज ओन, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत बड़ा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, मौलाना साहब ऑन हिज ओन डिसीजन नहीं ले सकते। कौन है जो जिसने उनको कहा है या थपकी दी है कि जनाब तुसी आगे हो जाओ? वो कौन है कि आप आगे लगे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जरा नासिर खान साहब को शामिल कर लूं। जो एजाज शाह साहब ने, वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो आज बात की है, वो धमकी है, वो तजवीज़ है, वो नसीहत है, वो मशवरा है, वो क्या है? दिखाएं जरा। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में दफा 144, मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे। पहली बात तो ये है कि 2018 के इलेक्शन में PTI की हुकूमत पाकिस्तान की आवाम लेकर आई है, और जब तक PTI को इस आवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा उस वक्त तक कोई माइकल आल इनको नहीं निकाल सकता। राइट जी। नासिर खान साहब, देखिए यही जवाब नवाज शरीफ साहब का भी था कि मुझे 2013 में मैंडेट मिला है, मुझे सिर्फ यहाँ मैंडेट नहीं मिला, मुझे बलूचिस्तान में भी मैंडेट मिला है, मुझे पंजाब में भी मैंडेट मिला है, मुझे मरकज में भी मैंडेट मिला है। अगर आज जो जवाब उनका था आज वही जवाब आपका है, तो क्या आप कोई उसूल इस मुल्क में सेटल नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है, अगर कोई डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करना चाहता है, अगर वो पीसफुल है तो उसको करने दिया जाए? आप लोगों ने भी किया, जब आपके खिलाफ टॉर्चर हुआ 30 अगस्त की रात, मुझे याद है, तो सबने कहा कि बहुत गलत हो रहा है, नहीं करना चाहिए नून लीग को। बेसिकली अमीर अब्बास साहब जो PTI का जो धरने का जो मकसद था और जो जमीयत का जो फजल रहमान साहब के धरने का जो मकसद है उसमें डिफरेंट है। PTI उस एजेंडे पे, उस पॉइंट्स पे आई थी कि वो 4 हल्के खोलना चाहती थी और उनको मौका नहीं दिया गया था, इसलिए वो एहतजाज कर रहे थे कि हमें वो खोलने नहीं दिए गए, वो इस मकसद के लिए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो फजल रहमान साहब और उनकी जो जमीयत है वो कंफ्यूज है, क्योंकि वो कभी कहते हैं कि हम आज़ादी मार्च नामूसी रिसालत के लिए कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम महंगाई के लिए, हुकूमत के ख़ात्मे के लिए। उनके पास कोई ख़ास एजेंडा नहीं, कोई ख़ास पॉइंट्स नहीं है। यही वजह है कि जो उनके इत्तेहादी हैं, जो सो कॉल्ड उन खुद को पीपल पार्टी नून लीग इत्तेहादी करे, वो भी अभी साथ नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली जो मौलाना साहब है, मौलाना साहब का जो मेन मकसद और ऑब्जेक्टिव है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आ रही। बेसिकली वो पहली दफ़ा मेरे ख्याल में आप देख ले, मुशर्रफ साहब के साथ भी वो इक़्तिदार में रहे हैं, पीपल पार्टी के इक़्तिदार के साथ भी रहे हैं, नून लीग के साथ। ये इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते। उसकी मिसाल मछली की तरह, जिस तरह की पानी के बगैर मछली ज़िंदा नहीं रह सकती, इस तरह फजल रहमान साहब इक़्तिदार के बगैर ज़िंदा नहीं रहते। ये पहली दफ़ा हुआ है उनकी मेरे ख्याल में सियासी उसमें कि ये पहली दफ़ा वो इक़्तिदार से बाहर हुए। तो वो डे फर्स्ट से जब इलेक्शन हुई है तो उसने अपोजिशन को ये मशवरा दिया था कि आप ओथ तक न ले, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, हुआ नहीं था, और ये कह रहे थे कि ओथ न ले, क्योंकि उनको समझ आ रही थी कि मैं तो इस दफ़ा इक़्तिदार से बाहर हूँ।
तो मेरे ख्याल में जो कौम को भी समझना चाहिए और फजल रहमान साहब के जो एजेंडा है उसमें भी कौम समझ रहे हैं कि उनका जो एजेंडा है वो इक़्तिदार के है। अगर ये कह रहे कि मैं नामूसी रिसालत के लिए आ रहा है, तो मेरे ख्याल में यही फजल रहमान साहब थे जब मुशर्रफ के दौर में, डिक्टेटर के दौर में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पे हमला हो रहा था, शहीद हो रहे थे, तो वह उस टाइम ये खामोश थे। इसी तरीके से नून लीग में जब ये इक़्तिदार में थे और ख़त्म नबूवत में वो तरमीम हो रही थी, तो ये खामोश थे। बेसिकली उनका मकसद इस्लाम नहीं इस्लामाबाद है। तो यही इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अवाम की मफाद की जंग नहीं लड़ रहे हैं, ये इस्लाम की जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला साहब है वो भी कह रहे हैं कि हम उसको आने नहीं देंगे, क्योंकि ये मदरसों के जो तलबा है वो इस्लाम के नाम पर निकलवाना चाहते हैं। ये जो चंदे इकट्ठे कर रहे हैं वो इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, जबकि इस्लाम का उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो इस्लामाबाद तक है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा वो शोशा कर रहे हैं, चूँकि उनको कंफ्यूज है मौलाना साहब, जिस तरीके से खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम और मुसलमान का जो मुकदमा लड़ा है, तो मेरे ख्याल में उसके बाद फजल रहमान साहब ये समझ रहे कि मेरा तो सियासी फ्यूचर के लिए किरदार भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो न दीन के रहे और न दुनिया के, वो दीन का पॉइंट्स उठा रहे थे। वो भी खान साहब ने दुनिया को बता दिया है कि जब आप नामूस रिसालत या तौहीन रिसालत जब वो कर रहे हैं तो उससे मुसलमानों को दुख होता है, तकलीफ़ होती है। मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम जो फजल रहमान साहब 30-40 साल से इक़्तिदार में थे, कभी मुसलमान और इस्लाम का इतना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने नहीं रखा जितना कि खान साहब ने दुनिया के सामने, और अपना पैगाम, मुसलमानों का पैगाम मगरबी दुनिया तक पहुंचा दिया है। तो इसी वजह से वो अपनी सियासी बका की खातिर वो जंग लड़ रहे हैं। इसी वजह से जो अपोजिशन के लीडर है, ना नून लीग अभी तक फैसला कर चुके हैं और ना पीपल पार्टी वाले कि उनके साथ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हैं। अच्छा देखिए, 4 मुतालबात रहबर कमेटी ने रखे हुकूमत के सामने। पहला ये कि हुकूमत जाए, वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दे। दूसरा मुतालबा यह रखा है कि नए इंतखाबात करवाए जाए। तीसरा मुतालबा यह रखा है कि फौज किसी भी मरहले में, इंतखाबात में, किसी भी जगह पे फौज का किरदार नहीं होना चाहिए। ये 3 तो चले किसी हद तक आपके जमहूरी मुतालबात हो सकते हैं। चौथी बात यह की गई है कि इस्लामी आईनी और कानूनी जो दफात हैं उन पर अमल किया जाए। ये चीज आज क्यों याद आ रही है मौलाना साहब को या PMLN को, पीपल्स पार्टी को, पूरी रहबर कमेटी को? ये आपके दौर में याद क्यों नहीं आई मौलाना साहब को? पीपल्स पार्टी के दौर में याद क्यों नहीं आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मौलाना साहब की 4 शराइत हैं और जो उन्होंने हमारे सामने भी रखी हैं, उसके अंदर ये जो आप आखिरी इस्लामी, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई क्वेश्चनेबल बात नहीं होनी चाहिए। और हमारे दौर में मेरे जितना इस्लामिक हिसाब से बैकलैश हमें आया है, हमारी गवर्नमेंट को आया है, उसमें फैज़ाबाद का धरना भी हुआ, इस्लाम को सियासत के लिए इस्तेमाल भी किया गया। और PTI जो है वो उन धरनों में जाके बैठी और मतलब हर लिहाज से हम जो वोट डालेगा PMLN को, वो उस पर फतवे लगा दिए। एहसन इकबाल साहब पे हम बिल्कुल कातिलाना हमले हुए, ख्वाजा आसिफ के ऊपर हुए, जाहिद हामिद को बरतरफ किया गया। तो मतलब हमारा तो कैंपेन करना मुश्किल हो गया था इस इलेक्शन में। हमारे ख़िलाफ़ तो इस तरह इन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल किया। हमने अलबत्ता इस डर से कि जो रिलीजन कार्ड है वो किसी भी नाजायज़ तरीके से ना इस्तेमाल हो, हमने उस पर हमने भी, PMLN ने भी और PPP ने भी अपने बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ सामने रखा। और जब हमें महसूस हुआ कि शायद वही ख़त्म नबूवत के जो कि हम सब के लिए बहुत अजीज़ है, मगर जब वो मिसयूज़ एक चीज़ होती है तो वो आपको पता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जब मिक्स होते हैं तो उसमें कोई ना कोई ज़्यादती किसी हद तक हो जाती है। बिल्कुल। तो उस एक्सट्रीमिज़म को अवॉइड करने के लिए हमने अपना बड़ा क्लियर स्टांस रखा कि हम बिल्कुल भी किसी भी सूरत किसी मार्च का, धरने का पार्ट नहीं बनेंगे अगर उसमें इस किस्म की बात की जाएगी। तो उसमें फिर उन्होंने, क्योंकि मौलाना साहब की एक रिलीजियस फॉलोइंग है, एक बड़ी लार्ज स्केल रिलीजियस फॉलोइंग है, तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है कि अगर ये बात की जाए कि जी किसी भी किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा प्रीएम्बल भी ये कहता है
कि इस्लामी जितनी भी दिफात हैं उनकी हम करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो आई डोंट आप सी बिल्कुल सही फरमा रही हैं, आप बिल्कुल सही वेयर फरमा रही हैं कि ये हमारे आइन का भी हिस्सा है, ये हमारे आइन का भी हिस्सा है, और पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना साहब कभी पहले किसी हुकूमत की गर्दन पे उन्होंने नाखून क्यों नहीं रखा कि भाई अभी के अभी इस्लामी शिकायत पर अमल करो और इस्लामी दफात पर अमल करो? ये इस हुकूमत की गर्दन पे नाखून क्यों रख दिया? देखें, ये जो इस्लामी, मेरे ख्याल से कि इस्लामी दफात जो कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, एक जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है इस प्रोटेस्ट का, वो एक कंबाइंड प्रोटेस्ट इस बात पे है कि इस मुल्क के ऊपर ये जो हुकूमत मुसल्लत की गई है, इसने मुल्क के हालात को तबाह बर्बाद कर दिया है, मुआशी कत्ल कर दिया है। 40 लाख लोग पावर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं, 15 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, सनतें बंद हो गई हैं। ये एहतजाज जो है ये पॉलिटिकली हमारा ये मौका, अब मौलाना साहब की तो मौलाना साहब से एक्सप्लेनेशन लें, वो पिछली दौर में करें, अगले दौर में करें, जब मर्जी वो उनका जो भी मुतालबा है। एज PMLN मैं आपको PMLN का जवाब दे सकती हूँ, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम किसी रिलीजियस नहीं, देखिए हम इकट्ठे होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मर्ज करती हैं। इकट्ठे होने का मतलब होता है कि एक पॉलिटिकल स्टांस पे आम आवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर हम एक प्रोटेस्ट लेके निकलेंगे। और ये हुकूमत जो 5 साल झूठ पे बातें करती गई और दावे करती गई, और 1 साल में आज भी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उस पर भी आप नज़र आप दोहरा लें उसके ऊपर भी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस 1 साल में इस मुल्क का कितना नुकसान हुआ है। और जो लेजिटिमेसी थी, ये यूटर्न को अपनी लीडरशिप की क्वालिटी कहते हैं, लेकिन लेजिटिमेसी आपकी होती है कि आप आवाम से वादे करते हैं और आप उनको पूरा करते हैं। आप हर वादे पे मुकर जाएं और कहें जी हम एक अच्छे लीडर हैं, तो वो आपका जो मैंडेट है वो आप खो देते हैं। आपने बड़ी वाइज, तो वो मैंडेट अब इस हुकूमत बड़ी वाइज आपने बात की। अल्लाह करे कि ये बात, अल्लाह करे जो बात आप कर रही हैं, बड़ी वाइज बात आप कर रही हैं, और ये नीड ऑफ टाइम है। अल्लाह करे कि ये आपकी पार्टी और पीपल्स पार्टी भी इस बात पे कायम रहे कि रिलीजियस कार्ड यूज नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह आइन के ऊपर अमल दरामद की बात करना वो एक और है, रिलीजियस कार्ड, सेंटिमेंट्स को प्रोवोक नहीं करना चाहिए ना, जो मौलाना साहब करें। अच्छा राना मुबश्शिर साहब, बिल्कुल ये जो तीसरी शर्त रखी गई है या तीसरा मुतालबा है जो रहबर कमेटी में, राना साहब, तीसरा मुतालबा ये है कि फौज का एक तो नए इंतखाबात करवाए जाएं और फिर नए इंतखाबात में फौज का कहीं कोई किरदार नहीं होना चाहिए। राना साहब, पहले तो ये सुना जाता था कि अगर इंतखाबात शफाफ करवाने हैं तो फौज को खड़ा करो, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी। अब कहा जा रहा है कि जी अगर इंतखाबात करवाने हैं तो फौज दूर दूर तक नजर नहीं आनी चाहिए। देखें, ये एक बहुत डेंजरस किस्म का एस्पेक्ट है। आई वुड टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव वे। रीज़न बीइंग कि एक इंस्टीट्यूशन है, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूशन के अंदर कोताहियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% सारी चीज़ें ठीक हैं, बट देन अगेन ये बहुत बड़ा मैसेज है जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है जिसको आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये मुतालबा भी बहुत डेंजरस है। और इससे किसके अज़ाइम जो हैं, ये किसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मीट हो रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने के लिए किसने कोशिशें नहीं की। बाहर से शुरू हो जाए, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स जो हैं उन्होंने भी कोशिशें की, हमारे अंदर जो मुल्क के अंदर जो लोग हैं जिनको फ़ौज पसंद नहीं है उन्होंने भी कोशिशें की, और हर स्टेज पे कोशिश की, जहाँ पे भी उनका हाथ पड़ा उन्होंने कोशिश ये ज़रूर की कि फ़ौज को किसी ना किसी तरीके से कट टू साइज़ कर दिया जाए। नाउ ये जो आप मुतालबा रखा गया है रहबर कमेटी का, या जिसने भी रखा है मुतालबा जी, ये एक बहुत डेंजरस काम है। आप देखें, आप बाहर जो है सरहदों पे जो जवान है वो सीने पे गोली खाता है सिर्फ इसलिए कि वो आप लोग या हम लोग जो है वो आराम से सो सके। जान देना को खाला जी का घर नहीं होता, वो जवान देता है, गोली खाता है, और वो इसलिए खाता है कि आप और मैं महफूज रह सके, और जहाँ उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी पीछे माँ बाप हैं, वो उनके लिए गोली खाता है। और अगर वो उसको अगर आप डीमोरल कर रहे हैं, सिर्फ मियर स्टेटमेंट दे देना कि जी वो बाहर सरहदों पे, मैं अभी किसी मुस्लिम लीग नून के लीडर का सुन रहा था बयान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन एक इस वजह मियर स्टेटमेंट
कि जनाब वो बाहर फौज जो है, फौज का जवान जो है वो सरहदों पे खड़ा होकर गोली खाता है। भाई गोली खाता है तो फिर आप इस मुतालबे की आप मुखालफत क्यों नहीं कर रहे, या इस मुतालबे को अल्टर क्यों नहीं कर रहे, या इस स्टेटमेंट को चेंज क्यों नहीं कर रहे, या अगर आपका मुतालबा कोई इस किस्म का है भी तो आपको एक एक लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल सोच के समझ के फिर सामने रखना चाहिए। वहाँ पे जो लोग हैं, हमारी दोनों बॉर्डर्स जो हैं आप देखें, दे आर वेरी वल्नरेबल। और इस वक्त जो सिचुएशन है, हमें अंदर हमारे मुल्क के अंदर भी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे जनाब एक्टिव हैं, हमारे मुल्क के अंदर लोग भी एक्टिव हैं जो उनका आलाकार बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर इस किस्म की बातें की जा रही हैं तो दिस इज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। सेकेंडली जो हुकूमत की बात है जी, अच्छा मैं एक छोटी सी गुजारिश कर लूं अमीर साहब, ये मैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट गुड। बिल्कुल सही कहा, मैं इस पे बिल्कुल इनके साथ हूँ। इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल नहीं अच्छी और बहुत ख़राब है, और यहाँ पे लोग पैकअप करके अपनी फैमिलीज के साथ चले गए, बाहर जाके बैठ गए हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि जब अच्छा वक्त आएगा तो वापस आके कारोबार करेंगे, या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगी तो आके वो कारोबार करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन एक और चीज़ भी ज़रा देख लीजिए। द पॉइंट इज़ कि अकाउंटेंट जनरल की एक रिपोर्ट आई है, अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस से एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जो है ना वो ज़रा पढ़ लें कि नून लीग के आखिरी साल में जो दौरे हुकूमत था नून लीग का, उसके आखिरी साल में जो बोरविंग हुई, यानी कि कर्जे जो लिए गए वो किन रेट्स पे लिए गए, वो अनयूजुअल रेट्स पे लिए गए थे, नंबर 1। नंबर 2, जो कर्जे आखिरी साल में जो किस्तें देनी थी उसमें से कई कर्जे ऐसे हैं जिनकी उन्होंने वापसी नहीं की, बल्कि उन्होंने उसको आगे करवा दिया कि आइंदा आने वाली जो हुकूमत होगी वो कर्जे दे देगी। तो वो जरा ज़हन में रख ले, पहला साल जो है मैं पीटीआई की कोई यहाँ पे फेवर नहीं कर रहा। जो इकोनॉमिक कंडीशंस है बिल्कुल खराब है, उनकी गवर्नेंस भी खराब है पीटीआई की। सही है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि पहला साल है तो थोड़ा जो भी जरा ज़हन में रखें, ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। आप कह रहे हैं ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए। नासिर खान साहब, एहसन इकबाल साहब ने आज हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि जितने लीडर्स हैं इस वक्त के अंदर वो सब आपकी वजह से। मैं चाहूंगा जरा दिखा दें, फिर आपसे बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी झूठ पे मबनी होने का सबूत अरशद मलिक के टेप से आ चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ख्वाजा साद रफीक, कामरान माइकल, किसी के खिलाफ ये हुकूमत कोई रेफरेंस फाइल नहीं कर सकी जिसमें रत्ती बराबर भी सदाकत हो। जी नासिर खान साहब, या तो आप ऑन करें कि जी हाँ जी हमें मैंडेट दिया है एहतसाब करने का, हम मैंडेट लेकर आए हैं 2018 में और हम एहतसाब करवा रहे हैं, और हम क्यों ना एहतसाब करवाएं, आप ऑन करें, या फिर आप इसको निगेट करें, या डिफेंसिव क्यों होते हैं ये भी समझ नहीं आती आपकी, और आप इसको ऑन भी नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रही है। तो ये जो इल्जाम आपके ऊपर है कि ये सारी मैन्यूवरिंग, सारी मैनिपुलेशन, ये सारी गड़बड़ आप और नैब मिलकर कर रहे हैं। अच्छा अमीर साहब बेसिकली पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इन लोगों ने कहा कि फ़ौज का किरदार इलेक्शन में या हुकूमत में कम, अफसोस की बात होती है कि जब पीपल पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है तो वो एक्सेप्टेबल होती है, वो कह रहे कि हम आवाम के वोट से आए हैं। और इस तरीके से जो पिछले साल 5 साल नून लीग की हुकूमत आई थी तो वो कह रहे कि हम अवाम की हुकूमत से वोट से आए हैं और इसमें फ़ौज का कोई किरदार नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरा पीटीआई आई तो वो कह रहे कि इसमें है, या तो ये इकरार करे कि जो नून लीग और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट भी आई है ये भी फ़ौज वाले लाए हैं तो फिर ये ठीक बात है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि नून लीग वाले पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम वोट से आए हैं और दूसरा कोई वोट से नहीं आए है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ वोटर के उनकी जो उनकी वोट की राय उनसे नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म करे, ये कौम के उसको खिलाफ उसमें जा रही हैं। अच्छा दूसरी ये कहा कि इकॉनमी हमारी तबाह हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये लोग जा रहे थे तो पाकिस्तान में इंटरनल और एक्सटर्नल तकरीबन 30,000 अरब रुपए पाकिस्तान मकरूज़ हो चुका था। मुझे ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान के जो इतना ये कर्ज लेकर जो सिस्टम ये मेंटेन करना चाहते थे तो ये कर्ज लेकर वो हुकूमत चला रहे थे। और इस गवर्नमेंट ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से मुबशर साहब ने कहा है कि जो उनके लिए हुए कर्ज थे, इस हुकूमत ने $10 अरब
अभी इस साल पे किए हैं। ये 10 अरब डॉलर क्या हमने दुनिया से कर्ज लिए? ये वही कर्ज हमने अदा किए, 10 अरब डॉलर हमने उनके कर्ज अदा किए जो उन लोगों ने लिए थे और लिए थे। ये कर्ज लेकर कर्ज अदा करते थे और हुकूमतें चलाते थे। पीटीआई गवर्नमेंट चाहती है, डेफिनेटली मुश्किलात आएंगे जब रिफॉर्म आते हैं, जब आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो तकलीफ होती है। आज जो ताजिर बिरादरी है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान की माशी कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर हम टैक्स नहीं देंगे, हम रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तो कब तक हम दुनिया के कर्ज लेकर और उस पर गुजारा करेंगे? हम तो दिवालियापन तक बन जाएंगे, दुनिया तो हमसे कर्ज लेना भी बंद कर देंगे। दूसरा उसने मेरे सवाल का जवाब, दूसरा उसने मेरे सवाल का जवाब दिया। मुझे अब एक ब्रेक लेने दें, मुझे एक मैं ब्रेक से वापस आके मैं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब दें कि जो आपके ऊपर बैशिंग होती है कि आप लोग सब करवा रहे हैं, या तो आप इसको ओन करें या आप इस तरह से इसको डिसोन करें कि ऑपोजिशन कन्विंस हो जाए कि आप नहीं करवा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नासिर खान साहब शॉर्टली बताइएगा, फिर मैं शहजा साहिबा के पास जाऊंगा कि आपकी हुकूमत पर जो इल्जाम है कि ये एहतसाब आप कर रहे हैं और बैड इंटेंशन से कर रहे हैं, वजाहत होनी चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं और हम गुड इंटेंशन से कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे। अमीर साहब बेसिकली अभी जो हम कर रहे हैं, जो एहतसाब हो रहा है, वो इंशाल्लाह वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, चूँकि खान साहब की जो ख्वाहिश है कि 500 लोगों करप्ट लोगों को जेल भेजेंगे, उसको इंशाल्लाह हम ऑन भी करेंगे और हम एक्सेप्ट भी करेंगे। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, तो असल इकबाल साहब क्यों भूल जाते हैं कि जब उनकी लीडर शहबाज शरीफ ने पीपल पार्टी के दौर में वो कहते थे कि मैं ज़रदारी उनके करप्ट टोले को लाहौर के सड़कों में घसीटूंगा, उनसे मुल्क के पाई पैसे का हिसाब लूँगा, स्विस बैंकों से जो उन्हें पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा रखो उसे वापस ले आऊँगा। मुझे ये बता दीजिए एहसन इकबाल साहब कि जब शर्जील मेमन साहब और डॉक्टर आसिम पर जो पीपल पार्टी के अहम लीडर है उन पर जो करप्शन के इल्ज़ाम और मुकदमात बने थे, तो वो किसने बनाए? क्या पीपल पार्टी के दौर में थे या नून लीग के दौर में थे? और जो पानामा नवाज शरीफ साहब पे जो जिन केसों के है या मरियम है, ये पानामा के थ्रू आए हैं, और क्या ये जो पानामा था ये नून लीग की गवर्नमेंट थे, हसन इकबाल साहब की गवर्नमेंट थी या हमारी गवर्नमेंट थी कि हमने उन पर मुकदमात बनाए हैं? तो मेरे ख्याल में ये लोग भूल जाते हैं जब अपोजिशन से हुकूमत में आ जाते थे, ये जितनी भी मुकदमात है एहतसाबी, ये नून लीग ने पीपल पार्टी पे और पीपल पार्टी ने नून लीग पे ये मुकदमात कायम किए हैं। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी करप्ट है, जिस तरीके से खान साहब ने चीन के जो शी जिनपिंग की वो मिसाल दी है कि एक दौर था चाइना भी उठ रहा था, वहाँ पे करप्शन का हुआ है और फिर उसने 300-400 लोगों को जेल भेजे मिनिस्ट्रियल लेवल के, और अब चाइना कहाँ से कहाँ चला गया। खान साहब का विजन है कि पाकिस्तान भी चाइना की तरह तरक्की करे, और तभी तरक्की होगा जब ये करप्ट लोग जो माफिया 70 साल से इस मुल्क में है और एक दूसरे को बारियां दे रहे हैं और एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं, आज फजल रहमान साहब उन माफिया को के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वरना पाकिस्तान में कोई भी तौहीन रिसालत, कोई दीन इस्लाम को खतरा नहीं है। ये सिर्फ जो खतरा है उन अपोजिशन लीडरों को खतरा है, करप्ट लोगों को खतरा है। फजल रहमान साहब को ये पैसे देकर ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम एहतसाब चाहते हैं, और इंशाल्लाह जब एहतसाब होगा तो फिर ये दुनिया देखेगी और ये अपोजिशन वाले भी देखेंगे। ठीक है शहजा साहिबा, अगर आपका ये मुतालबा कि फौज को इंतखाबात के किसी भी अमल में नहीं आना चाहिए, जो इंतखाबात में नॉमिनेशन पेपर्स, आप खुद MNA हैं, जो नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी है वो इलेक्शन कमीशन करती है, जो आप अपने पेपर्स फाइल करते हैं वो आप इलेक्शन कमीशन में करते हैं, जो पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सेट की जाती हैं, जो सेंसस होता है, ये सारा कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन या बाकी इदारे करते हैं। तो फौज तो सिर्फ पोलिंग स्टेशन के ऊपर सिक्योरिटी या जो बैलेट पेपर्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इंश्योर करती है। तो अगर आप इसके ऊपर कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान की फौज के ऊपर एक मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हैं। मैं पहले थोड़ा सा ये जो इनके 2 स्कैम्स इन्होंने चलाए हुए हैं, डेट के और एहतसाब के, मैं थोड़ा सा इस पर एलैबोरेट करूँगी, फिर मैं आपके सवाल पे आती हूँ। जहाँ तक देखें
डेट का ताल्लुक है ना, मेरे दोनों मेरे साथ पैनलिस्ट ने जो है वो भाइयों ने इस पे बात की। PMLN की हुकूमत ने 5 साल में ना 11,000 अरब रुपया कर्जा लिया था, और जो जब हम गए थे हुकूमत से तो इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपए टोटल कर्जा था। और ये जो PTI की हुकूमत है इसने 1 साल में 7,500 अरब रुपया कर्जा लिया, और आज की तारीख पे इनका कर्जा 10,000 अरब से आगे जा चुका है। हमारे 5 साल का कर्जा इनके 14 महीनों के कर्जे के बराबर है। आ जाए डेट सर्विसिंग के ऊपर, तो उस पहले साल के अंदर उस 7.5 बल्कि इट वाज अराउंड 7,800 बिलियन में से उन्होंने ये $10 बिलियन जो है 1,600 अरब चले आपने डेट सर्विसिंग दे दी, हम भी देते रहे। डेट सर्विसिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। देखिए सारे मुल्क जो हैं वो डेट के ऊपर चलते हैं, डेट लेते हैं, लोन्स लेते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, लोन्स पे बैक करते हैं। दुनिया की तमाम बड़ी इकॉनमीज इस तरह चलती हैं। लोन को आप डेट को आप देखते हैं डेट टू GDP रेशो से। जब आप हमारा GDP तकरीबन 6 को हिट करा था तो आपका डेट टू GDP रेशो हमारा बहुत बेहतर था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस वक्त हम डेट टू GDP रेशो हमारा 103% इस हुकूमत ने किया है। उसमें हमारे कर्ज़ों का कसूर नहीं है, सिर्फ 1,600 अरब आपने वापस किया है। ऊपर का जो आपने 10,000 अरब लिया है उसका आप जवाब कैसे देंगे 1 साल के अंदर? क्योंकि जी हमने जो 11,000 अरब लिया था उससे हमने 5 साल में इस मुल्क की लोड शेडिंग 22 घंटे से बिल्कुल ख़त्म कर दी। आज आपकी लोड शेडिंग नहीं होती। इस मुल्क को हमने गैस दी। अच्छा, ये LNG डील के ऊपर बातें करते थे। अगर आप कर पिछले 6 महीने का टीवी उठा के एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। एक चीज मैं कंप्लीट कर लूं। जब हम गए थे तो 24,000 अरब कर्जा छोड़ के गए थे। इमरान खान साहब कहते हैं आप 30,000 अरब छोड़ के गए। ये जो 6,000 का फर्क है, ये खान साहब झूठ बोल रहे हैं, आप लोग छुपा रहे हैं। ये जरा वजाहत कर दें सर। आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स निकालें। आप खान साहब को भी छोड़ दें, मुझे भी छोड़ें। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स देखें। हमारी बातों पे यकीन करने का नहीं है फ़ायदा। मैं आपको तमाम फिगर्स में, क्योंकि खुद रिपोर्ट्स देख के फिगर कोट करती हूँ, आई डोंट लाइक कोटिंग रॉन्ग फिगर्स। तो आज जो ये इन्होंने जो है वो ये इनके डेट की कहानी है। हमने लोड शेडिंग ख़त्म की। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पिछले 6 महीने बल्कि निकाल के देख लें। इन्होंने कतर डील के ऊपर PTI ने इतना शोर मचाया था, किसी एक ने उसको बयान दिया हो कि वो गलत डील थी। करें ना कैंसिल अगर वो गलत डील थी, और उसको चलें कैंसिल ना करें, उसके ऊपर एहतजाज ही कर, वो भी इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन डील जो दुनिया में किसी को LNG की दी है वो आपको मियां नवाज शरीफ और शाहिद हकान, जिन दोनों को इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है, उनकी हुकूमत ने दी। आप तो हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि उस 11,000 अरब से हमने 12,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की, लोड शेडिंग ख़त्म की, सनत उठाई, GDP जो है वो 6 को आपका टच कर रहा था, इन्फ्लेशन कंट्रोल थी, 3 से 6 के दरमियान में रखी। हमने गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाई। हमने जो है हमारा डॉलर स्टेबल था। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा थी, 1 साल के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आधी से भी कम रह गई है। हमारी अगर ग्लोबल रिसेशन थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, लेकिन उसको हमने स्टेबलाइज करके बढ़ना शुरू हो गई हुई थी बाय द टाइम वी लेफ्ट द गवर्नमेंट। तो हमारा तो 11,000 अरब का हम 1-1 रुपये का हिसाब दे रहे हैं। इनका 10,000 अरब 1 साल का किधर गया? ये एक इन्होंने जो ईंट लगाई हो इस मुल्क के अंदर वो हमें बता दें। हमारी अच्छा दूसरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारा, मैं आप बताती चलूँ, वेफ की आज रिपोर्ट आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट 4 पॉइंट्स इन द वर्ल्ड। हम 127 से 131 पे चले गए हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। दूसरा इनका स्कैम है एहतसाब का। एहतसाब पे आ जाएं। एहतसाब में पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान की करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी रेटिंग फिर एक बार फिर गिर गई है, और हम जो हैं करप्शन इंडेक्स में हम 2 पॉइंट नीचे आ गए हैं। तो मतलब कि एहतसाब की इनकी यह हालत है। KPK में एहतसाब कमीशन इन्होंने बनाया, इन्होंने बंद कर दिया। इनके जो एहतसाब कमीशन के चेयरपर्सन थे वो रिजाइन कर गए। इनका BRT है, मैं देती हूँ इनका, मैं कहती हूँ इनका BRT जो है वो आज तक उसकी कोई पूछताछ नहीं है। कल पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि इस सदी में मुकम्मल होगा या नहीं होगा ये भी कोई बताता चले। इनका हेलीकॉप्टर केस है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब पे केसेस पड़े हुए हैं, फैसल वावडा साहब को कोई देखता नहीं है।
एक तरफा एहतसाब है। और आपका बिल्कुल वैलिड इन पे पॉइंट था कि ये बता दें कि ये एहतसाब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं मैं शाहिद खान को जेल में बंद कर दूंगा, यहाँ आते हैं तो कहते हैं नैब इंडिपेंडेंट है, अपने ओन पे चल रहा है, केसेस तो पहले के हैं। तो ये इनको डिसाइड करना होगा, इनफ इज इनफ। जो कौम है वो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं आप उसको बना सकते। लोगों को समझ आ गई है, आपकी 1 साल की कारकर्दगी सबके सामने है। अब आप आ जाएं आपके सवाल के ऊपर। हमारी जो रेबर कमेटी में जो 4 पॉइंट्स हमारे, देखें अभी तक डिसीजन इस वजह से भी नहीं हो पाया क्योंकि जो रेबर कमेटी के में जितने भी डिसीजंस या मौलाना साहब अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं वो सामने रखते रहे हैं, वो हमारी रेबर कमेटी के जो हमारे मेंबरान हैं वो पार्टी के पास वापस लाए हैं। और वापस ला के हमारी CEC बैठती है, और क्योंकि मियां नवाज शरीफ से सिर्फ जुमेरात मुलाकात हो सकती है तो वो सारी रिकमेंडेशंस उनके पास जाती हैं। आज भी जो ये 4 नुकात रखे गए थे उसके ऊपर आज भी हमारी मीटिंग हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है। उस पर तमाम जो CEC के मेंबर, CEC थी और लीडर सीनियर मेंबरान थे, उन्होंने इन 4 नुकात पे भी बात की, कंसल्टेशन की है। वो जितनी गुजारिशात हैं वो मियां नवाज शरीफ के सामने कल पेश की जाएंगी और फिर जो है वो जो भी पार्टी का लाहेमल है वो सामने आ जाए। ठीक है, चले। वैसे ये आपने नहीं बताया कि फौज के ऊपर अदब एतमाद क्यों है? सर ये क्योंकि हमने तो ये डिमांड रखी नहीं है ना, अभी ये मौलाना साहब ने रखी है, इसके ऊपर अब देखिए ये जो हमारे नुकात हैं उनका फाइनली पॉइंट बनता भी है कि नहीं बनता। जी चलें, ये क्लैरिफिकेशन आ गई कि मौलाना साहब की डिमांड है, PMLN की डिमांड नहीं है। राना मुबशिर साहब, एजाज जाखरानी साहब जैकबाबाद से पीपल्स पार्टी के बड़े ताकतवर पॉलिटिशियन, आपको याद होगा फेडरल मिनिस्टर भी थे 2008 से 13 की गवर्नमेंट में। उनके घर पे नैब ने रेड किया है और बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी बहुत जुल्म हो गया है, और पीपल्स पार्टी एजाज जाखरानी के साथ खड़ी है, कारकुन एजाज जाखरानी के साथ खड़े हैं। अगर नैब के रेड गलत हैं तो राना साहब ये जो लियाकत कायम खानी के घर में रेड करके नैब ने इतना तारीखी खजाना बरामद किया वहां से, ये जो चीन के अंदर अभी एक मेयर के घर पे रेड हुआ है और वहां से 13 टन सोना बरामद हुआ है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों या ये एंटी करप्शन वॉचडॉग एजेंसीज हों, ये पूरी दुनिया में रेड करती हैं घरों पे और बड़े बड़े ताकतवर लोगों के घरों में करती हैं। इसको क्यों इशू, मतलब आप एक तरफ कहते हैं जी हम करप्शन के खिलाफ, हम करप्शन का खात्मा चाहते हैं, हम एहतसाब के हक में हैं, और अगर कोई करने लगता है तो उसको करने भी नहीं देते। देखिए मैं बिल्कुल इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। सिर्फ 2 चीज़ें अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ। मैंने जो बात की है मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल की बात की है, और वो फिगर्स जो है मैंने नहीं बनाए क्योंकि मेरी इकॉनमी अपनी बहुत ख़राब है, इसलिए मैं कोई इकॉनमिस्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट जो है उसकी बात कर रहा हूँ। वो अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट कह रही है जनाब कि वहाँ पे रुथलेस, आखिरी साल में रुथलेस बोरोइंग हुई, और उसमें जो जनाब जो इंटरेस्ट रेट के लिया गया, जिस इंटरेस्ट पे लिए गए कर्जे वो गलत थे, अनयूजुअल थे, नंबर 2। और नंबर 3 जो आखिरी साल में जो किस्तें कर्जों की पे करनी थी उनमें से कई एक साथ जो थी उन्होंने अगले साल के लिए, यानी कि PTI का जो पहला साल था उसके लिए उन्होंने मुख्तस कर दी। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जी, मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि PTI जो है ना ब्लेम गेम से अब बाहर निकले। PTI का ब्लेम गेम का जो है ना चक्कर कि जनाब पिछले कर्जे इतने थे, फिगर्स इतने थे, जनाब लीग ने ये नून लीग ने ये दिया, नून लीग ने जनाब बेड़ा गर्क कर दिया, उससे आगे चले। अब PTI को थोड़ा सा आगे चलना चाहिए और PTI को आगे चल के अपनी अपनी स्ट्रेटजी वाजे करना चाहिए कि ठीक है 1 साल आपको कुशन मिल गया, 1 साल आपको जनाब लोगों ने बड़ा आप पे मेहरबानी भी की, सबने मेहरबानी की, मीडिया ने भी मेहरबानी की, अब थोड़ा सा आगे चले। ये ब्लेम गेम और फिगर्स और सिफर, और जिसका दिल चाहता है ना वो जितने दिल करता है सिफरे लगा देता है साथ, और वो सिफर लगा के आगे जनाब आगे टोर देता है और कहता है जनाब ए सिफरे एने लेते सन जी नून लीग ने, एने पीपल्स पार्टी ने, तो एने जनाब PTI ने 1 साल ही लेते ने, और फिर नोबडी नोज अबाउट दिस थिंग कि जनाब किन्ने सिफरे लगने ने तो किन्ने नहीं लगने। असी एवं ही परेशान हो के डिगते रहने कि हो बड़ा बोझ पै गया जी साढ़े ते। तो ये सिफरों वाली गेम से बाहर निकले और PTI भी ब्लेम गेम से बाहर निकले। अब इट्स हाई टाइम, अब उनका 13 महीने 14 महीने हो चुके हैं। नंबर 3 जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, देखिए अकाउंटेबिलिटी जो है ना, मैं ये जानना चाहता हूँ
मैं किसी को यहाँ पे किसी को एज नहीं दूंगा। यहाँ पे कोई भी जिसने भी करप्शन किया है वो भुगते, ठीक है जी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, चाहे पीटीआई से रखता है, चाहे नून लीग से रखता है, चाहे पीपल्स पार्टी से रखता है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि जनाब ये किसने जितने पैसे का उस पे इल्जाम है, जितने पैसों का इल्जाम लगा है किसी भी एबीसी फर्द पे, मुझे उसका नेट रिजल्ट चाहिए। चाहे वो शायद खकान अब्बासी पे लगा है, चाहे वो आसिफ जरदारी पे लगा है, चाहे वो पीटीआई के किसी बंदे पे लगा है, चाहे वो पीटीआई के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त जो बैठे हुए उन पे लगा है, मुझे उसका नेट रिजल्ट चाहिए। मुझे उसका ये चाहिए कि भाई साहब ये केस बना, ये नैब ने पकड़ा, इसमें कोई मुस्लिम लीग नून का पकड़ा गया या नवाज शरीफ पकड़े गए या मरियम बीबी पकड़ी गई या जो भी पकड़ा गया या पीपल्स पार्टी से कोई पकड़ा गया, मुझे नेट रिजल्ट चाहिए। मुझे 13 महीने में एक नेट रिजल्ट नहीं मिला, मुझे वो नेट रिजल्ट चाहिए। अगर नेट रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मेरा एतबार इदारों से, जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं उनसे उठना शुरू हो जाएगा। मुझे वो चाहिए, मुझे वो रिजल्ट चाहिए। वेरी वेल, वेरी वेल। अगर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा मुझे तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? इट्स गोइंग टू बी अनार्की। बिल्कुल सही है शहजा, आपका शॉर्ट कमेंट। शहजा, आपका शॉर्ट कमेंट के पूरी दुनिया में आप उन पॉलिटिशियंस में से जो पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस हैं हमारी पार्लियामेंट में, पूरी दुनिया में जो एंटी ग्राफ्ट या एंटी करप्शन एजेंसीज होती हैं, एफबीआई से लेके और भारत के सीबीआई तक, वो बता के नहीं आती हैं। उनके पास खबर होती है, वो जाके रेड करती हैं। यहाँ पे अगर नैब रेड करता है तो इस पे मसला क्या है, शोर क्यों है? देखें, नैब दुनिया में जितनी भी एजेंसीज हैं डेफिनेटली वो बता के नहीं आती और अरेस्ट भी करती हैं, सारा कुछ करती हैं। मगर हमारा कंटेंशन ये है, दो कंटेंशंस हैं। एक तो ये है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है करंट, इसका एक पॉलिटिकल बायस इज़ वेरी क्लियर, जिसमें अब ये कहेंगे हमारे फलां लोग अरेस्ट हुए। एक जो मिनिस्टर साहब थे उनके 2 हफ्ते का शायद रिमांड था, एक जब अंदर गए थे तो रात 10 बजे उनकी वीडियो भी निकली, वो अंदर बाहर जेल से भी होते रहे, उनको काफ़ी खुली आज़ादी थी। और बाकियों के ऊपर सबसे बड़ा तो आपके सामने बीआरटी का केस है, 1 खरब तक पहुंच गया, उस पर कोई नज़र भी नहीं डालता। तो हमारा एक तो ये पॉलिटिकल बायस का इशू है। दूसरा हमारा ये इशू है कि ये बंदे को पकड़ लेते हैं, रिमांड पे रिमांड लिए जाते हैं और उसके बाद ये इल्ज़ाम ढूंढने निकलते हैं। अरबों के इल्ज़ाम लगा के मीडिया में वो तो दे देते हैं, पता नहीं कितने अरब का हमजा साहब पे इल्ज़ाम लगा और आखिर पे वो 18 करोड़ पे आ गया। मियां नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम पता नहीं अरबों खरबों का लगा, वो अनडिक्लेयर्ड अनरिसीव्ड सैलरी के ऊपर आ गया। मतलब ये हालात है। आपका पॉइंट आ गया और बाकियों के तो पॉइंट आ गया। आपका पॉइंट तो वो वैलिड है, लेते हैं एसेट बियॉन्ड। आपका पॉइंट ही किसी तक वैलिड है कि जो नैब की कार्रवाई है, जो नैब का एक्शन है, उसके अंदर कोई वेट होना चाहिए, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही होनी चाहिए और वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि पहले कार्रवाई हो रही है, पहले बंदे को पकड़ा जा रहा है, बाद में उसके ऊपर मुनशियात डाली जा रही है, उसके ऊपर कुछ और डाला जा रहा है। तो ये इस चीज को इंश्योर करना जहां चेयरमैन नैब का काम है, वहीं ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तो नहीं लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन नैब उन्हीं को अपनी रिपोर्ट हर साल जमा करवाते हैं कि नैब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, जो राणा साहब ने भी कहा कि अगर कन्विक्शन नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी तो क्या फायदा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।